जय हिंद दोस्तों। आप सभी का पुनः कैरियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं सफल होने के बस तीन ही नियम है। वो है खुद से, आपको अपना वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। तो इसी मजबूत इरादा के साथ चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके स्क्रीन पे ये है। पहला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। उनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला है? देखिए, मुक्त की बात कर रहा है वो, ठीक ना। देखिए, दो तरह की बात होती है, एक मुक्त होता है, एक अमुक्त होता है। तो मुक्त में अक्सर हम उस तरह का आंसर आता है जिसकी संख्या असीमित हो, तो जो उत्तर होगा उसका असीमित होगा। चलिए इसको समझते हैं। जहाँ कह रहा है यदि दो संख्या का योग 15 है, मीन्स दो संख्या आपका दिया हुआ है जिसका योग है आपको 15 दिया हुआ है, ओके। तो उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, दो संख्या योग 15 है, उसमें से एक संख्या 7 है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी संख्या जो भी होगी इसका आंसर वो फिक्स्ड होगा। मीन्स आप 15 में से 7 घटा दोगे तो 8 हो जाएगा। सिर्फ एक ही आंसर होगा इसका जो कि फिक्स होगा, ठीक। अब अगर समझते आगे, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है, ठीक, तो पिताजी की आयु कितनी होगी? देखिए, जब भी पिताजी की आयु होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अनिल पे डिपेंड कर रहा है, और अनिल की आयु दी हुई है, तो जो भी संख्या होगी वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगी, सिर्फ सिंगल होगा, वो फिक्स्ड होगा, ओके। चलते हैं अगला ऑप्शन में। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 17 है, वो संख्या क्या होगी? देखिए, समझने वाली बात है यहाँ पे। यदि दो संख्याओं का योग 17 दिया हुआ है, वो संख्याएं क्या होगी? मीन्स यहाँ पे बाउंडेशन नहीं दिया हुआ, जिस तरह से पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि यदि संख्याओं का योग 15 है तो उसमें एक संख्या दे दी थी, लेकिन यहाँ पे दो संख्याओं का योग सिर्फ 17 बताया है और बाकी कुछ नहीं बताया। मीन्स क्या ये संख्या 16 + 1 भी हो सकती है, 15 + 2 भी हो सकती है, 10 और 7 भी हो सकती है, ठीक, 9 और 8 भी हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं मीन्स हो सकता है, हम समुच्चय इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम मुक्त वाला बोलते हैं, जो कि मेरा इसका आंसर जो होगा असीमित होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे में भी देखिएगा 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 हो जाएगा। देखिए, 17 में कुछ जो भी अमाउंट आप जोड़िएगा, जिस तरह से इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 7 × 5 = 12, तो 22 हो जाएगा, लेकिन हम 6 जोड़ेंगे तो 6 क्या है, एक +6 जो अगर इसमें करेंगे तो ये एक फिक्स संख्या है, एक फिक्स नंबर ही है। इस वजह से मेरा ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जब भी मुक्त वाला का अगर बात करें तो आप इस तरह से उसको सोचिएगा, ओके। अगला सवाल है, कह रहा कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेलियों का उपयोग किया। देखिए, वो बात कर रहा है स्थानीय मान की बात कर रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। एक अध्यापक है जो पहेली ये दिया है, जो 5 दहाई और 4 इकाई। देखिए, 5 दहाई 50 हो गया, और 4 दहाई 4 इकाई, तो 4 हो जाएगा इसका 54, ठीक है। समझते हैं बात को। अब इस तरह का प्रश्न दिया वो बच्चों को, अब बच्चों के से वो जानना चाह रही है आखिर इस पहेली देने के पीछे क्या मकसद है उनका। तो पहला है योगात्मक मूल्यांकन करना, ठीक। दूसरा है कक्षा की एक रास्ता को भंग करना। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो सबसे पहले ही खत्म हो गया। प्रश्न पूछा स्थानीय मान पे, देखिए ये अभी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझते हैं सबसे पहले योग्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, योग्यात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है जो आप उसको मार्क दीजिए या ग्रेड दीजिए। जैसे आपने बच्चे को इस तरह का पहेली दिया, पहेली में जो अगर बच्चा ऑप्शन मतलब कुछ कोई 52 किया होगा, कोई 53 किया होगा, कोई 54 लिखा होगा, जो भी अपने समझ के अकॉर्डिंग बच्चा लिखा, लेकिन उसके बाद उसको बच्चा को आपने चेक किया और चेक करने के बाद उसको 10 में से आपने उसको कितना नंबर दिया,
जैसे 10 में से 5 दिया या 4 दिया, तो इस तरह का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसको योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। बट देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, कर स्थानीय मन को संकल्पना को विकसित करने की बात कर रहा है। जब भी इस तरह की विकसित करने की बात कर रहा तो हम उसके बेसिक में जाएंगे, आखिर बच्चा क्या सीखा है और क्या उसमें गलतियां रह गई है, तो हम उस पर मतलब विचार अध्यापक हमेशा करता है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये भी गलत हो जाएगा। अब बात कर रहा है आधार, बेस और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। देखिए इसमें ये एक्चुअली इस पहेली कर देने का मकसद यही है कि वो बच्चे को स्थानीय मान का जो बेस, आधार और स्थानीय मान की संकल्पना को वो बताना चाह रहा है कि जब बच्चे इस तरह को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। अगला सवाल है, कह रहा है कि जो निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृति या पढ़ाने का उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य की बात कर रहा है ना। कह रहा है दृश्यकरण कौशल को विकसित करना। देखिए जो दृश्यकरण मतलब विजुअलाइजेशन, आकृति, देखिए आकृति की बात कर रहा है। ओके, कह रहा है दूसरा है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना। देखिए यहाँ पे स्मरण करने वाली बात आएगी तो सबसे पहले ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है दिव्य स्थान संबंधित तर्क कौशलों में वृद्धि करना। देखिए ये ऑप्शन ए और सी लग रहा है। ठीक, तो ए और सी समझते हैं इस बात को भी। कह रहा है क्या, देखिए विजुअलाइजेशन, आप कभी भी कहीं भी जिस तरह से देखिए, एक आपको हम एक इमेज दिया गया, ये कोणार्क मंदिर का इमेज है। आप इसे समझिए, इसमें देखिए ये एक तरह से आकृति है, पहिया है, देखिए गोलाकार होता है। तो आप इसको देख के इसके बारे में समझ सकते हैं जी ये आकृति है। बहुत सारे इस तरह से अगर बने होंगे जहाँ पे इसका जो एक आयत का शेप का भी होगा, आकृति होती है जो पुराने हम बिल्डिंग में जाते हैं जो कि देश की धरोहर है, तो बहुत तरह का शेप बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे पहिए का शेप है जो कि एक वृत्ताकार है, एक गोलाकार है। तो हम वहां से उसको देख के इसको विजुलाइज करेंगे। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है तर्क कौशल में, मतलब उसके रिगार्डिंग और सारी चर्चा करेंगे हम, उसके रिगार्डिंग क्या ये दूसरे से, एक आयत से ये कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या क्या इसकी अपनी गुण है। तो इस तरह का जब हम आकृति को कहीं भी पढ़ाने का यही उद्देश्य होता है कि उसके बारे में हम सारी जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उसको हम प्राप्त कर सके। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए और सी दोनों आपका सही होगा। तो ए और सी ऑप्शन आपका बी है। ओके, चलते हैं अगला सवाल पे। कह रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निम्न में से इसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है। देखिए एक तरह से इक्विपमेंट की बात कर रहा है वो, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन से, जैसे जियोबेड है, जियोजेब्रा है, गिन तारा जिसको अवेकस भी कहा जाता है, या ग्राफिक कैलकुलेटर किया जाता है। देखिए दृष्टिबाधित के लिए हम इसको याद कर लीजिएगा आप, एक जियोवर्ड का यूज करते हैं और दूसरा गिन तारा या अवेकस का यूज करते हैं। देखिए जियोवर्ड आप इसको इमेज से इस तरह से देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा पिन नुमा रहता है। आप रस्सी की सहायता से, देखिए बहुत सारा रस्सी दिया और रस्सी की सहायता से आप इसको बहुत सारा आकृति बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है, देखिए ये देखिए स्क्वायर है, आप इसे रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, मतलब आयत भी बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज भी बना हुआ है, आप त्रिभुज भी इसे बना सकते हैं रस्सी के मदद से। ठीक, और जिसे गिनतारा, इसे अवेकस भी बोला जाता है, जिसमें हम क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों लोग के सीखने के लिए ही इसमें हम ये रबर नुमा रहता है, इसको हम इसके अंदर, रॉड एक छोटा सा रहता है, इसके अंदर हम भरते जाते हैं तो उसकी संख्या को हम काउंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो इसमें 3 हो गया। 4 है, 4 5, जितनी संख्या हम ये गोली नुमा है तो हम डालते जाते हैं और काउंट करते हैं। तो इस तरह से दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने में ये इंस्ट्रूमेंट जो इसको हेल्प करता है। तो आप कहोगे ए और सी, तो ए और सी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगला सवाल पे। कह रहा है ज्यामिति आकृतियों, देखिए ज्यामिति की आकृतियों शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती। तो अब कह रहा है कि जो क्या ऑप्शन सही हो सकता है। सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की, अतः आवश्यक है। देखिए अनुशंसा करना एक अली बात है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है नित्य क्रम गणितीय कक्षा से आराम मतलब विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। देखिए ऑप्शन भी तो बिल्कुल गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं है। कह रहा आकृति किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है। बिल्कुल बात सही है। जो आकृतियाँ, कोई भी आकृति वास्तुशिल्प का, देखिए एक तरह से ये एक वास्तुशिल्प ही है। थोड़ी देर पहले भी आपको ये इस तरह का इमेज आपको देखने को मिला था, अनिवार्य भाग है। देखिए आकृतियाँ, इसमें देखिए इस तरह की आकृति है ये, या ये अभी ये भी सब एक आकृतियाँ हैं, कोई न किसी प्रकार की आकृति ही है। और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित की कक्षा को पार ले जाने में प्रोत्साहित मिलती है। तो इस तरह से भ्रमण से देखिए बहुत हेल्प मिलता है, बच्चे को विजुलाइज कर पाता है वो चीज़ें को। ठीक, अब कह रहा अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, अब वो खाली अवकाश देना चाहते हैं। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है, और इससे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 ही सही है। अगला सवाल है, कह रहा प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। कुछ प्रश्न इस तरह से रखी है, और रीना और समा एक दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाती है। ओके, कह रहा दुकान में मूल पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग है, वे बहुत सारी मूल पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल पर्चियों का या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए कुछ बैग पड़ी हुई है, जैसे बैग ए बी सी डी ई एफ, और उसके प्राइस भी दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि दिए गए संदर्भों में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए समझते हैं चीज को। कह रहा प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। देखिए कुछ हद तक ये लग रहा है सही, अभी थोड़ी देर के लिए कुछ देखिए इसमें जो भी अप्रोप्रिएट आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। ठीक, और कुछ क्वेश्चन जो है, जो आंसर होते हैं जो डायरेक्ट गलत दिख जाते हैं एक बार में, तो उसको सबसे पहले हटाइए। यही अप्रोप्रिएट वे है आपको इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। ठीक, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने में आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं को परीक्षण के लिए कर सकती है। देखिए ये भी कुछ न कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक, समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल से जानेंगे। कह रहा है ये गणित का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो संख्याओं का मूल संक्रियाओं का सम्मिलित नहीं करता। देखिए सबसे पहले तो ये गणित का प्रश्न नहीं है, इस तरह की बात किया है जो कि गलत है। तो इसी से तीसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। शिक्षिका का कक्षाओं में संधारणात्मक प्रश्न को लाने से बचना चाहिए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो इस तरह के प्रश्न भी आने चाहिए, ताकि जिसमें मैथमेटिक्स है वो आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा और आपको हर सीखिएगा भी इससे। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो देखिए अप्रोप्रिएट वन में खोजिए कि जो देखिए इस चीज़ को हम आरोही और अवरोही क्रम में इसको हम सजा सकते हैं, बिल्कुल सजा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हम आंकड़ों का प्रबंधन भी कर सकते हैं और छटाई भी कर सकते हैं। ठीक, जो इस वजह से ऑप्शन आपका यूनी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन इसका सही होगा, तो इसलिए 2 हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2005। देखिए छात्र सूत्रों का स्मरण करें। देखिए स्मरण करने वाली बात कभी भी आए तो आप सबसे पहले उसको हटा दीजिएगा, वो आपके ऑप्शन में मतलब वो आपका सही ऑप्शन नहीं है। ओके, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है, ये भी गलत है। छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, ये भी गलत है। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों का प्रस्तुत एवं हल करें। देखिए ऑप्शन आपका 4 जो है वो सही है। ओके, अगला सवाल है, खरा गणित के आकलन के साधन के रूप में देखिए उपख्यानात्मक अभिलेख या रिकॉर्ड है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ओके, देखिए सबसे पहले है जो उपख्यानात्मक अभिलेख, जिसको इनकोडेटल रिकॉर्ड भी बोलते हैं, एक्चुअली वो व्यवहार से रिलेटेड होता है, बिहेवियर से रिलेटेड होता है। बच्चों का बिहेव क्या है उसका हम एक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक ना, तो चलते ऑप्शन पे चलते हैं। ये बच्चों के द्वारा दी गई परियोजना और कार्य को सम्मिलित करता है। देखिए व्यवहार से रिलेटेड ये नहीं है, ऑप्शन गलत होगा। ये बच्चों द्वारा दी गई कार्य की गुणवत्ता को उल्लिखित मापदंड पर जांचता है। देखिए मापदंड का बात ही हो गया ग्रेडिंग का, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसके व्यवहार से रिलेटेड चीज़ है, ये आपका गलत हो गया।
कह रहा ये एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या न होने को अंकित करता है। ये भी गलत है। कह रहा है दिन प्रतिदिन के आधार पर ये बच्चों की प्रगति को लिखित रूप में समाविष्ट करता है। देखिए दिन प्रतिदिन के आधार पर मतलब इसके व्यवहार के आधार पर क्या है, उसके प्रगति को, वो क्या प्रगति कर रहा है, अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, वो इसको वो एक तरह से नोट करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत विलेख रखता है। मीन्स वो बच्चों के बिहेवियर का, किस तरह का उसके बिहेव है, उसके जो रिलेटेड उसका वर्क है, उसको वो नोट एक तरह से रिकॉर्ड रखता है। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है एक कक्षा तीसरा की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। देखिए सबसे पहले समझते हैं गुणन का परिचय। देखिए गुणा का परिचय वो बच्चों को कक्षा 3 में कराया, वो किसकी मदद से, योग की पुनरावृत्ति। देखिए योग की पुनरावृत्ति और सारणी, आयताकार सारणी से कराया। देखिए समझते हैं योग की पुनरावृत्ति क्या होती है और आयताकार सारणी क्या होती है। इसे 3 गुना 4, बच्चों को ये बोला गया 3 को 4 से गुना करना है, ठीक। लेकिन इसको हेल्प करना है मुझे 2 मेथड से, योग की पुनरावृत्ति से और आयताकार सारणी से। समझते हैं इस बात को। योग की पुनरावृत्ति में क्या होती है, आपने 3 को 4 बार लिख दिया, ठीक। तो अब देखिए गुना है, आपने गुना से पहले जोड़ जरूर सीखा होगा। समझिए आप एक बच्चे हैं, ओके, आपको 3 गुना 4 लिखे दिया हुआ है, ठीक। उसमें को समझते हैं हम पहले योग की पुनरावृत्ति से। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 को 4 बार लिखा, आपको जोड़ आता है, आपने 3 को 3 के साथ जोड़ दिया, 6 हो गया, 6 को 3 के साथ जोड़ा 9 हो गया, और 9 को 3 के साथ जोड़ा तो 12 हो गया, और आपने लिख दिया 12। आपका आंसर आ गया। तो ये तो हो गया योग की पुनरावृत्ति। देखिए ये हो गया योग की पुनरावृत्ति के। अब समझते हैं आयताकार सारणी से। आयताकार सारणी से हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले आपने 3, आपने इस तरह से 3 खींच दिया रो, ओके। उसके बाद हर में 4 डॉट, देखिए 4 आगे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब इसे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके आंसर आ जाएंगे 12। मीन्स गुना का, एक गुना का परिचय हम इस बच्चे को समझाना है तो हम उसको 2 तरह से समझाएं। ये हो गया आपको योग की पुनरावृत्ति से, और ये हो गया आयताकार सारणी से, ठीक। आयताकार सारणी को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए 3 गुना 4 है, तो आप 3 रो ले लीजिए और उसमें 4 से गुना है, मीन्स 4 डॉट, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 2 3 4, 4 हो गया। फिर दूसरे में भी 1 2 3 4, ठीक। फिर तीसरे में भी 1 2 3 4। अब जितना भी क्रॉस है उसको आप काउंट कर सकते हैं, चूंकि बच्चा तो काउंटिंग जानता ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो गया आपके आंसर 12। तो इस तरह से हम योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी को हम समझ गए। चलिए आप सब समझते हैं इसके क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन में। यहाँ है जो गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। देखिए पूर्व ज्ञान क्या है, जब आप गुना की बात कर रहे हैं तो पूर्व ज्ञान में क्या होगा, उसके पास जोड़ का ज्ञान होगा, घटाव का ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ जोड़ का है, काउंटिंग का ज्ञान होगा। तो अब इसको हम क्या किए, 3 गुना 4 को समझाने के लिए, मतलब गुना की समझाने के लिए हमने जोड़ का यूज किया जो कि पूर्व ज्ञान है, और उसका अनुभव मतलब काउंट करने का। इस तरह से आपका ऑप्शन एक ही बार में सही हो जाएगा। और ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है एक बच्ची गेंद की गणना एक एक गेंद पर उंगली रख के क्रम से उस संख्या को नाम बोलते हुए कर रही है। तो कुछ गेंदों को 2 बार गणना की, इस संख्या में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। बच्चे हैं,
देखिए इसको समझते हैं आप एक एग्जाम्पल से। कुछ एक कोई बच्ची है, ठीक, तो गेंद को काउंट करना सीखा किया, लेकिन ये जितना है उससे एक ज़्यादा हो जाता है। मतलब जब एक गेंद को आप एक से ज़्यादा बार काउंट कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है जो कुछ ना कुछ गणना में आपका दिक्कत होगा। तो अब इस जो डिफिकल्टी है या जो गलतियां हुई है बच्चों को, उसको आप कैसे सही कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उस बच्चे को मतलब मीन्स अगर उसको सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो एक से एक संगति, मतलब 1 to 1 करके। जैसे समझिए जैसे ये बॉल दिया बहुत सारा, इसको हम उंगली के 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 6, ये 7। इस 1 to 1 to करके अगर हम एक एक करके अगर हम काउंट करेंगे तो इस तरह की गलतियां से हम बच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 to 1 या एक ही की संगति। ओके, अगर अगला सवाल है, दूसरी रोमी अपने गणित की कक्षा में निम्नलिखित अविकलन करने के लिए कहती है। अविकलन इस प्रकार है, तो 10 + 2 है, 10 × 2 है, 10 - 3 है और 10/2 है। वो कह रहा है सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो किस इस टाइप का कुछ सवाल देती है बच्चे को, जोड़ का भी, गुना का भी, घटाव का भी, भागा का भी। अब उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है इस सवाल देने के पीछे, वो हमसे एक्चुअली जानना चाह रहा है। कह रहा है मिश्रित प्रकार की समस्या देकर वो बच्चे को समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही। देखिए यहाँ पे परीक्षण की बात कर रहा है वो, करिए ध्यान रखिएगा। वो विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही। देखिए बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल में विकास में सहायता प्रयास करनी। देखिए यहाँ पे विकास की बात कर रहा है, प्रयास कर रही है, ठीक। और विद्यार्थियों को कुछ कार्य देखो अपने कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। देखिए ये आपका ऑप्शन, ये दोनों सही हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन 1 पे, ऑप्शन 2 पे। देखिए एक यहाँ पे एक फ्रिक्शन की बात कर रहा है वो, और यहाँ पे विकास की बात कर रहा है। ये देखिए विकास पर हम सबसे पहले विकास की ओर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो गणितीय कथनों और समस्या को समाधान में एक तरह से विकास करेगा। जैसे कभी 10 + 2 किया तो उसमें क्या गलतियां होगी, उस गलतियां जब तक कोई वर्क देने के बाद उसमें जो गलतियां होगी उसको इलिमिनेट करना, मतलब उसको दूर करना होगा। 10 × 2 है, अगर इसमें 2 को, जैसे 2 को 0 से गुना करना है तो 2 को 0 से अगर गुना करता है तो हमेशा 0 ही होता है। अगर बच्चा सपोज यहाँ पे 2 ही लिखा, 2 को 0 से किया, 2 ही लिखा, तो इस तरह की जो उसके पास मिसकॉन्सेप्शन होगा तो उसको हम दूर कर सकते हैं। बशर्ते ये नहीं कि उसको 10 गुना, अगर 2 की यहाँ पे गलतियाँ होंगी तो उसको हम मार्किंग कर दें, तो नहीं आपने 10 में से 5 ही लेके, 5 आउट ऑफ 10 लेके आया है, तो यहाँ मार्किंग नहीं करना है। एक तरह से उसको हम उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हमको सही करना है। तो इस तरह की जो ऑप्शन अगर रहता है तो आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। चलते हैं अगला सवाल पे। कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित शिक्षण के उद्देश्यों के सूचक है। उच्च, देखिए उच्च सूचक के बारे में बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो गणित शिक्षा के रोजगार योग्य एवं ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। ऑप्शन बी है गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन, तर्कसंगत निष्कारों को निकालने वाली होनी चाहिए। बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है करा गणित शिक्षा तत्वपूर्ण ज्ञान और कार्यविधि धारा प्रभाव पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए जब उच्च उद्देश्यों की बात कर रहा है तो आप लोग में से अच्छा ये बताइए, 3 इडियट आप लोगों ने सभी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। 3 इडियट में एक ही बात करता है, वो होता है काबिल बनो। काबिल पे वो फोकस कर रहा है, काबिल बनो। अगर काबिल एक बार बन गए, चाहे सफलता हो या रोजगार हो, वो झक मार के आएगी। तो इसी तरह गणित का भी शिक्षा का कुछ उद्देश्य है, वो है काबिलियत पर ज़्यादा फोकस कर। अगर आप एक बार काबिल बन गए, आपके पास हर चीज़ वो आएगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है रोजगार का और वैश्विक निर्माण का करना चाहिए और आर्थिक विकास में योगदान बनना चाहिए। देखिए इस तरह से ये ऑप्शन एक कम हो जाएगा। डी की ओर जाएगा तो तत्वपूर्ण ज्ञान, तत्वपूर्ण का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट,
मीन्स आप हमेशा भी बोलते हैं ना बस इतना ही पढ़ो, जैसे आप सिलेबस से जैसे सीटेट अभी आप पढ़ रहे हैं, अरे भाई पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लो, मीन्स जितने ज़रूरत हो उतना ही पढ़ना। बट अगर आप उच्च शिक्षा मतलब उच्च उद्देश्यों की बात करेंगे तो आपको एक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उसको। इस तरह से ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा बी और सी? क्योंकि उच्च शिक्षा में मतलब अमूर्त चिंतन की एक बात कर रहा है, मतलब डीप नॉलेज की बात कर रहा है। और उसके साथ साथ जो आप नॉलेज ले उसके अनुसार आपको उसमें से विचार विमर्श करना चाहिए, डिस्कशन करना पड़ेगा, और बहुत तरह की जो समस्या आएगी उसको आपको उस पर थिंकिंग करके उसको फिर से अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा और अपनी काबिलियत को। इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा बी और सी। अगला सवाल है, कारण न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी अपना शब्द समस्या, इबारती सवाल जिसको वर्ड प्रॉब्लम ही बोलते हैं, को हल करने में सक्षम हो तथा पहले वो 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर है, लिखा गया है, दिया गया है कि कह रहा है पूछे के कार्य को समझना, समस्या को पढ़ने में सक्षम का होना चाहिए, आवश्यक गणितीय संक्रिया को करना, गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता हो, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करने में हो। इस तरह की न्यूमैन के अनुसार 5 सुझाव है, लेकिन इसको किस क्रम में होगा ये इसके बारे में आपको बताना होगा। देखिए इस सवाल को समझने के लिए हम एक सवाल फॉर्म सबसे पहले सवाल बनाते हैं। जैसे एक वर्ग दिया हुआ जिसकी 4 सेंटीमीटर है लंबाई, 4 सेंटीमीटर है उसकी चौड़ाई, ठीक। तो अब यह है इसका अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया पूछ रहा है, एरिया कितना होगा, ठीक। तो हम एक इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सवाल फॉर्म कर लिए। अब समझते हैं चीज़ें को। इस तरह से आपको दिया हुआ कि एक वर्ग है, इसकी एक प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का एरिया क्या होगा, मीन्स क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आपको अगर शब्द में लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास काबिलियत ऐसा होना चाहिए कि सवाल को आप पढ़ सके, ठीक। तो आपका हो जाएगा समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी पहले फर्स्ट हो जाएगा आपको, 1 नंबर आपको। चलिए 1 नंबर काउंटिंग करते हैं इसको, 1 नंबर। अब बात यह है कि जो जो सवाल कहा गया है, जो समस्या कहा गया है उसको समझना, पढ़ना तो एक इम्पोर्टेंट है ही, पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जब आप सवाल को समझिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब उसके बाद है जो गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। जैसे यहाँ पे बात किया गया एरिया की, तो जो गणितीय मांग एरिया, तो हम उसको अनुवाद कर सके ताकि एरिया का मतलब क्या है, हम इसको इस तरह से मैथमेटिकल टर्म में फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से आपका हो जाएगा, समस्या का अनुवाद करने के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जो आवश्यक गणितीय संक्रियाओं का करना, जिस तरह से एरिया के लिए आप जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 गुना 4, तो जो मैथमेटिकुलर बात कर रहा है, गणना की बात कर रहा है, तो उसको हमको सॉल्व करने आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना, जो कह रहा है एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया आप सेंटीमीटर होगा, तो जिस तरह से सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर वो कह रहा है कि जो नहीं मुझे मीटर में चाहिए, कभी कभी सवाल कर देता है कि जो आप दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन मांग रहा है वो जो मीटर में, मीन्स मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल उसका एरिया क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर में मांग रहा है, तो वही बात कर रहा है वो अर्थपूर्ण की तरह से। तो आपका हो जाएगा 5। तो इसको चलिए सीरीज से उसको समझते हैं। पहला 1 तो मीन्स हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है आपका ए, बी के बाद ए, ठीक, तो ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद है आपका सी, और ये डी हो जाएगा, बी ए डी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि जो वो ये चीज़ें समझ में आई होगी पूरा डिटेल से। अगला सवाल है, कह रहा है गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है, ठीक ना। इस टीचर के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है गणित की कार्यशाला और गोष्ठी में उपस्थित होना, बिल्कुल बात सही है, उसको उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि उसके अपने डेवलपमेंट के लिए शिक्षक का भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमेशा होते रहता है, क्योंकि उसमें उसको उपस्थित होना चाहिए। शिक्षक अधिगमों के साधनों को विकसित करना, मीन्स आपका एक टीचिंग मेथड जो होता है उसको
हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बात कर रहा है, वो बात सही है। वो की बात कर रहा है वो अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षक के साथ न्यूनतम वार्तालाप। देखिए ये गलत बात है। जब तक डिस्कशन से बहुत सारी नॉलेज आती है एक दूसरे का के बारे में, जो व्यवस्था है या पढ़ाने का जो तकनीकी है, कुछ न्यू मेथोडोलॉजी अगर आया है तो उसके बारे में आपको बातचीत या डिस्कशन से ही वो एक दूसरे को प्राप्त होता है जानकारी उसके रिगार्डिंग। तो ये होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है न्यूनतम, अगर बातचीत होगी नहीं तो फिर एक दूसरे के पास एक नॉलेज पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंच सकता है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन देखिए निगेटिव है, और पूछा भी निगेटिव के बारे में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसको बार बार आप रिविजन कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।